अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ चारों तरफ से घिर चुके हैं। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों का सामना है। इमरान खान अगर खुद को इन मुकदमात से बचाने में नाकाम हुए तो इसका मतलब उनके लिए सियासत से नाअहली होगा। जिस वक्त बताया जा रहा है कि वो मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, उस वक्त तौहीन अदालत की 2 कार्रवाइयों, तोशाखाना केस में स्पीकर कौमी असम्बली के 2 रेफरेंसेज और फॉरेन फंडिंग केस में असासा जात के गलत गोशवारी जमा कराने के केस की सूरत में उनके सर पर खतरात मंडला रहे हैं। लेकिन इन इल्ज़ामात और फिर वज़ामती बयानिए में कोई ब्रेक लगती दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे उन पर मुकदमात कायम हो रहे हैं, वो और ज़्यादा सख्त बयानात दे रहे हैं, वो अवाम पर तकिया कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन है कि उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता क्योंकि अवाम का सुनामी उनके साथ है। आज जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जितने मर्जी केसेस बना लें, लेकिन ये आज़ादी की तहरीक को दबा नहीं सकते। ये खबर गई कि इमरान खान को दहशतगर्दी में FIR कर दी, इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। ये जो एक कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी किया, ये इस एक वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ये आपको देख कर डर गए हैं, इनको खौफ आ रहा है। जो भी करते हैं, पहले साजिश करके निकाला, वो पब्लिक साथ आ गई। अब इमरान खान साहब ये अवाम से कह रहे हैं कि असल में आपको देख के डर गए हैं, यानी अवाम पर तकिया किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अवाम का सुनामी उनके साथ है, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का भी ये ख्याल है कि इस बार चेयरमैन PTI इमरान खान का बचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि तौहीन अदालत के केसेस में पहले भी बहुत से सियासतदानों को सजा हो चुकी है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कल हमारे प्रोग्राम में इस बात का इजहार किया कि अब इमरान खान संजीदा नौयत के केसेस में फंस चुके हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जिस पर कंटेम्प्ट तो लगती है। कंटेम्प्ट लग सकती इसलिए है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में पनिश ए पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट। तो वो अगर उसकी तौहीन होती है मैजिस्ट्रेट की या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ, तो वो इम्कानी तौर पर तो हो सकती है। अब एक जानिब इमरान खान टेक्निकल ग्राउंड्स पर नाहल होते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप ये चाहता है कि इमरान खान मज़ामती सियासत जारी रखें क्योंकि इसी मज़ामत ने उन्हें अवाम में मकबूल बनाया है, जबकि दूसरा ग्रुप इमरान खान को थोड़ा पीछे हटने पर कायल कर रहा है। ये ग्रुप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझा रहा है कि वो केसेस में फंस चुके हैं, ऐसे में इदारों के खिलाफ बयानात और सख्त रवैया उनके लिए भारी हो सकता है। ये वो ग्रुप है जो पसे पर्दा इमरान खान की मुख्तलिफ हलकों से दोबारा सुलह सफाई कराने की कोशिश भी कर रहा है। पहला ग्रुप जो मज़ामती बयानिया का हामी है, उनमें असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर शामिल हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमत और इदारों के साथ महाजराई बरकरार रखें। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने निजी TV शो में बात करते हुए बताया था किसी भी तौर पर तौहीन अदालत केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे। फवाद चौधरी ने KP की हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर जोर दिया कि जब उनकी जमात के अरकान के खिलाफ केसेस बन रहे हैं तो ऐसे में ये दोनों सूबाई हुकूमतें हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी। अब फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि कंटेम्प्ट के केसेस के अंदर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, उल्टा वो KP की हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप भी केसेस बनाएं जो सेंटर में बैठी हुई हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, उनके लोगों के खिलाफ। अब परवेज़ खटक, चौधरी परवेज़ इलाही जैसे अरकान इस बात के हामी हैं कि इमरान खान अपने बयानात और मज़ामती बयानिए पर गौर करें और नर्म रवैया इख्तियार करें। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये दोनों रहनुमा इमरान खान के स्टाफ से बढ़ती दूरियां ख़त्म कराने के लिए कोशा है। आज दोनों रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात भी हुई है। कल परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इस बात का एतराफ़ किया था कि पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। अब शेख रशीद भी इमरान खान के नाहल होने के इम्कानात को रद्द करते दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान नाहल हो, लेकिन ये 13 जमाती इत्तेहाद की ख्वाहिश है कि इमरान खान माइनस हो जाए। देखें, सियासत तो यही है कि किसी को अहल किया जाए और इमरान खान को नाहल किया जाए। सियासत की मेन चंद लोगों की ख्वाहिश है, ये अदारों की ख्वाहिश नहीं है, ये चंद लोगों की ख्वाहिश है और इसमें ये नाकाम हो गए। 13 पार्टियां और बाज और लोग जो हैं वो इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। अब इस सारी सियासी सूरत हाल ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। सवाल यह है कि आखिर तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? क्या इमरान खान अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे या फिर वो अदालत में भरपूर अंदाज में केस लड़ेंगे?
आज इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है जिसमें फैसला किया गया कि इमरान खान कल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। अब देखना यह है कि कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी होती है या फिर बकौल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनकी जमानत मनसूखी होगी और फिर वो अहाता अदालत में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालात का जवाब देंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज़म रिवायत सादा सी सवाल है, लीगल बैटल ग्राउंड में इमरान खान साहब चारों तरफ से घिरे हुए दिखाई देते हैं, एक हिसार है, इस हिसार से निकलने का, बच निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई देता है? पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो एक तरह के हिसार में है, जिसको कहते हैं ना खुद आप अपने दाम में से याद आ गया। असल में लड़ाई उन्होंने उन्हीं दो कुव्वतों के साथ ले ली है जिन्होंने उन्हें ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाया था। एक फ़ौज है, दूसरी अदालतें थी। अब उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई है तो अल्लाह ही बचा सकता है उनको, और तो कोई बचा नहीं सकता। या फिर वो पैर पड़ेंगे या माफ़ी मांगेंगे, ये सारे काम वो कर लेंगे, वो मास्टर हैं इस काम के। यू टर्न लेने का तो आपको पता, वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा। साहब का भी स्टेटमेंट चला है, उनका कहना है कि वो अदालत से माफी नहीं मांगेंगे। वो तो साहब ने, बॉस ने फैसला कर रहे हैं ना भाई। एब्सोल्युटली। वो तो जो बयानात हैं उनके, अगर फवाद चौधरी, मैं अगर हुकूमत में होता तो मैं गिरफ्तार कर लेता इसको, फवाद चौधरी को। कल उसने मरकज के ऊपर चढ़ाई करने की तरगीब दी है पंजाब और केपी के। वो तो अपनी हुकूमतों को कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये है इजाजत इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए, अब भी इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है, बल्कि वो उनके मुताबिक जिस वक्त उनको निकाला गया तो अवाम का सुनामी बाहर आ गया। उनका कहना है कि 25 मई को लोग सड़कों पर थे जिस वक्त आंसू गैस की शेलिंग की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से। 20 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होता है, पंजाब में पीटीआई को एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती है। अब भी वो ये कह रहे हैं, जिस दिन आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, रात को लोग सड़कों पर निकल आए और इमरान खान साहब को ये इस बात का, वो ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही इतना आसान होगा उन्हें नाअहल करना। देखिए, मैं आपको माजी से इसके हवाले दे सकता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट की दो एग्जांपल्स हैं, एक भुट्टो साहब थे और दूसरे एक वो बानी है जी जो लंदन में बैठे हुए, जी लंदन में बैठे हुए हैं। उनके बारे में भी, उनको भी यही गलतफहमी थी कि हम शहरों की सांसें बंद कर देंगे, हम सूबों का पहिया जाम कर देंगे और पता नहीं क्या क्या। दोनों का क्या असर हुआ उसके बारे में भी मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इमरान खान साहब से खुद के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अदालत से माफ़ी मांगना नया नहीं होगा, वो एक दफ़ा मांग चुके हैं अपनी तमाम तर मकबूलियत और तमाम तर आसमान की बुलंदियों पर होने के बाद। 2013 की बात करें। एब्सोल्युटली। वो फिर मांगेंगे, माफ़ी मांगे बगैर चारा है कोई नहीं। मैंने पहले आपसे कहा कि वो कुव्वतें जो उनको यहाँ तक लाई हैं, लड़ाई उनसे है। ये जो है ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये लड़ाई नहीं है। अब आपको लगता है माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी कबूल कर ली जाएगी? ये अब अदालत की डिस्कशन पर है, क्योंकि अगर जस्टिस की तस्वीरों के ऊपर जूतियाँ बरसेंगी बरतानिया में, आपको याद है ना? जी। हवा में बातें कर रहा हूँ मैं, कि जो जज उनकी मर्जी का फैसला ना दे उसके ऊपर जूतियाँ बरसाएंगे। फ़ौज जिसने इनको इन बुलंदियों तक पहुँचाया है, उसके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की उन्होंने और क्या नारे लगवाए उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, आपको नहीं पता? तो ये सब कुछ अब टॉलरेंस की लिमिट से बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालतें उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन ये दोनों अदारे उनके हाथों और उनके साथ जो लोग हैं उनके हाथों। बुखारी साहब, इसका तो सिंपल काउंटर आर्गुमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के पास है कि क्या हम अकेले हैं? हमें इस मामले पर सिंगल आउट क्यों किया जाता है? जजेस और जुडिशरी के खिलाफ बात पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। क्या फौज के खिलाफ बातें नहीं हुई? पीपल्स पार्टी ने नहीं की, पीएमएलएन की क्यादत ने नहीं की, हमें क्यों? तो फिर इससे तो तासुर मिलता है कि इमरान खान का, क्योंकि लीगल जो कानूनी ग्राउंड है उसके ऊपर मुकाबला नहीं हो सकता। आपसे एक सवाल है, ये बताइए कि जो हवाले उन्होंने दिए हैं इनमें से किसने कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मीर सादक या मीर जाफर के नाम से पुकारा? लेकिन गुजरांवाला की तकरीर भूल गया। वो तो ये था कि ये हमारा ख्याल है। आप वैसे बुखारी साहब, ये जो बात आप मीर जाफर और मीर सादक वाली करें, अगले ही रोज इमरान खान साहब ने बताया था कि मैं शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। नो, ये इमरान खान साहब ने कहा। नो, उन्होंने कहा था कि मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला की फौज का सिपाहीसालार था। नहीं, लेकिन अगले दिन उन्होंने इसको कहा था ना, तरदीद भी कर दी। यू टर्न मास्टर है वो, इसके ले लिया उन्होंने इस बात। वो अभी भी इसी अपनी जो कमाल है ना उनका, ये यू टर्न वाला, जो उनका ख्याल है कि दुनिया के बड़े लीडरों के पास यही एक खूबी होती है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है वो वापस जाने के मास्टर हैं? उन्हें जब ये पता था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, वो सूबे में नहीं घुस के दिए, सेंटर में नहीं घुस के दिए, अपने घर नहीं आए, पेशावर बैठे रहे। आपको भी पता है। तो वो तो बहुत ज्यादा बहादुर आदमी नहीं, जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो एक दिन के लिए भी। भाई साहब, चारों तरफ से घिरे हुए हैं इस वक्त, चारों तरफ से लीगल बैटल ग्राउंड के अंदर तो कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रही इस वक्त इमरान खान साहब के लिए।
इस वक्त सिर्फ पब्लिक दिखाई दे रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लीडरलेस निकल रहे हैं, हेडलेस निकल रहे हैं जब उन्हें पता चलता है। और खान कहता है कि इंटरनेट बंद हो जाए, आपने बाहर आ जाना है, लोग सड़कों पर आते हैं। लिबर्टी चौक तो एक सिंबॉलिक प्लेस बन गई जहाँ पे लोग आ जाते हैं। अभी भी आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना या उन्हें दीवार से लगाना, सियासत से निकाल बाहर करना आसान होगा? मैं आपको 2 मिसालें दे के साबित कर सकता हूँ। ये 25 मई पे चलते हैं वापस। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे और ये इजाज़त ना दे कि उनको घुसने दें, ये अटक पुल पार नहीं कर सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनी तौर पे बता रहा हूँ। रिट जो है ना गवर्नमेंट की, ये बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। इसको अंडर एस्टिमेट करने वालों ने हमेशा मुंह की खाई है। एक राना सनाउल्लाह, जस्ट वन मैन सिटिंग देयर, डिक्टेटर, उसने ये कहा, नॉट डिक्टेटर, उसने कहा कि जो सिक्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर तुम्हारी ज़मानत कैंसिल हो गई तो इसी ने गिरफ्तार करना है तुम्हें। रेट ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। डेमोक्रेटिक राइट भी तो होता है ना सर। डेमोक्रेटिक राइट अपनी जगह है, डेमोक्रेसीज की लिमिट्स हैं। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती है कि आप फौज के जनरलों को गालियां दें, लेकिन डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि आप जजों के तस्वीरों पर लिफ्तर मारें। 25 मई को जो कुछ हुआ जी, क्या आपने महंगाई मार्च नहीं किया था? क्या मौलाना ने आज़ादी मार्च नहीं किया था? क्या इस्लामाबाद के F9 पार्क में आपको बैठने की जगह नहीं दी गई थी? बिल्कुल ठीक। क्या इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी PDM ने एहतजाज नहीं किया था? बिल्कुल किया था। ये सारे एहतजाज का हवाला देके मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं, एक गमला भी टूटा था, इन्होंने शहर को आग लगा दी। तो वो गमला टूटने के बाद लगाई सर? ये जो आंसू गैस की शेलिंग हुई, नो नो नो, ये तोड़फोड़ के बाद हुई? नो नो नो, कोर्ट ने कहा इनको F9 पार्क तक आने दें। इन्होंने कहा, लीडर ने कहा कि नहीं मैं वहां पहुंच रहा हूं, आप वहां पहुंचे। लोगों को शादरा से बाहर नहीं निकलने दिया सर। रेड जोन, मैंने कहा ना, मैं ये आप मेरे वाली बात को दूसरी तरह से कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ये चाहे दे कांट मूव। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि रेड जोन में जाने की जिद जो है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले कही थी, फिर दोबारा कह रहा हूँ। यू क्रॉस द रोड and you are standing right in front of the gate of the United States. भाई साहब, at this point in time जो कुछ हो रहा है ये सब हुकूमत कर रही है, सब शहबाज शरीफ कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौन कर रहा है? वही जो करते हैं। कौन करते हैं? आपको नहीं पता? Who is behind this? The power that be. We have given them at least 13 names. Okay, power that be समझ आ जाती है। इमरान खान साहब उनसे लड़ने की मजीद सख्त रखते हैं, यानी मेरा सवाल यह है कि मज़ामत जारी रखेंगे? वो जिन लोगों के नाम आपने लेके कहा था ना कि कुछ ये चाहते हैं कि लड़ाई जारी रखें, कुछ ये चाहते हैं कि नहीं रिकन्सिलिएशन, वो लड़ाई जारी रखने वाले उनको कहते हैं कि ये पावर दैट बी की हैसियत क्या है। रन ओवर देम। ये कोशिश जिसने की है उसकी फेट नॉर्मल नहीं हुई कभी। लेकिन एक हुआ ना सर, एक प्रिंसिपल तो हमें दिया मरियम बीबी ने भी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। लेकिन नारे मज़ामत हो रही है, नारे की मफामत होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, वो जो वक्त था वो गया गुजर, इसके इम्कानात थे, लेकिन जिन्होंने मुफाहमत करनी है उनके साथ तो आपकी लड़ाई है। वो मुफाहमत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं लगता। इमरान खान साहब के लहजे में, रवैये में भी नरमी आती हुई नहीं दिखाई, इसीलिए नहीं आ रही। ये उनकी कुव्वत नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। 10 सितंबर से पहले पहले क्या होता देख रहे हैं सर? लास्टली देखिए, मैं डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन होगा वही जो पावर दैट भी चाहेगी। क्या चाहते हैं वो? ये चाहते हैं, व्हाट इज द प्लान सर? द प्लान इज कि नोबडी शुड बी अबव लॉ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा अभी। गिरफ्तारी भी होगी, एब्सोल्युटली, नाहली भी होगी, एब्सोल्युटली। साइडलाइन हो जाएंगे? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सीनियर साहब तजज़ियाकार सलीम बहुत मौजूद थे और इशारों में बहुत सारी बातें कर गए हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो शायद कोई लाइन क्रॉस होने का भी खर्चा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची में बारिशें हो रही हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2022 का मानसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन रहा है, जिसने मुल्क के तूल अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा की है। मुल्क के शिमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जुनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक नहीं रुका है। मूसलाधार बारिशें गुज़श्ता 30 साल की औसत से दुगनी हैं और इन बारिशों ने गुज़श्ता 30 साल के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। बारिशों ने जानों और इमलाक का नुकसान करके तारीखी तबाही बचाई है, जिसकी वजह से इंसानी जानें और इमलाक ही नहीं बल्कि मईशत की भी तबाही हुई है। बलूचिस्तान हो, लसबेला, तुनसा, डेरा गाजी खान के बाद अब सिंध में भी सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। ज़िला कंबर शहदाद कोट में 6 से 22 अगस्त तक 2372 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालिया बारिशों से ज़िला 9 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए ज़िले भर के अंदर
और 2 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। सिंध में बारिशों और सैलाब से अब तक 34 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 416 लोग जख्मी हुए हैं। सूबे भर में 30,000 लोग बेघर हुए हैं और 800 मवेशी हलाक हुए हैं। शदीद बारिशों से गरीबों की आशाएं बह रहे हैं। फसली और मवेशी भी रेलों की नज़र हो रहे हैं। इसी तरह तंगवानी में बरसाती रैले ने जो वहाँ पे नहर है बंद है उसको तोड़ा, जिसके बायस 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आए। खैरपुर नातनशाह की नहर में शिगाफ पड़ा, जिसने 700 से ज़ायद कच्चे मकानात को तबाह कर दिया। टंडोला यार में शदीद बारिशों से 80% इलाका डूब चुका है, जबकि उमरकोट आफतज़दा करार दिया जा चुका है। जिधर ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकी हैं। नवाबशाह में मूसलाधार बारिशों से 30,000 घर मुनहदम हुए हैं। 1.5 लाख अफराद बेघर हुए हैं। नवाबशाह में बारिशों से बच्चों समेत 12 अफराद जान की बाजी हारे। 100 से ज़ायद जख्मी हुए, 100 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। नवाबशाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद है। आज कंदकोट में शदीद बारिश से घर की छत गिरी, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाबाक हो गए। ये वो रुदाद है, ये वो आप बीती जो उन पर गुजर रही जो सुनाते हैं तो यकीनन आंखों के पैमाने छलक जाते हैं। ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। मुल्क के तूलू अर्ज में कोई भी ऐसा नहीं है जो सैलाब की तबाहकारियों से बचा हो। अब एज फार एज सिंध इज कंसर्न, बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए कुछ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात की, क्या कहा ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। मुश्किल में है, जहाँ जहाँ हम खुद पहुँच सकते हैं वहाँ हम पहुँच रहे हैं। सीएम साहब ने इंतज़ामिया ने आर्मी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी मदद करे। एक ऐसा पूरा सूबाई सिंध में एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जो इस सैलाब की वजह से या मानसून की वजह से मुतासर नहीं है, और इसलिए कि इतना ज़्यादा और इतना बड़ा इलाका में नुकसान हुआ है, टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने में। हमने सब मिल के लोगों का मदद अच्छा किया बिलावल भुट्टो साहब ने कि बैरून मुल्क दौरे को मनसूख किया और कोशिश की कि वो सैलाब मुतासरीन के पास पहुंचे। अब एक जाने बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध समेत तमाम कैबिनेट के लोग मिलकर सैलाब ज़दगान की दिलजोई और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई तो दे रहे हैं, जो अच्छी बात है, दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन वहीं पर कुछ रहनुमा अजीब व गरीब बयानात भी दे रहे हैं। अंदरून सिंध के दौरे के मौके पर मीडिया और पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए स्पीकर सिंध असम्बली और कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी का कहना था कि बारिशों से तबाही हमारी गलतियों की सज़ा है। ये सब जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला की जानिब से हो रहा है। अगर आप लोग सुधर जाओगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। यानी ऐसे मौके पर जब उन लोगों की दाद रसी की जानी चाहिए, उन्हें क्या कहा जा रहा है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। सब शयूं ॾिसो, ये अलाए तरफ़ों थींदियूं आहिनि। असां कुझु ग़लतियूं कयूं आहिनि, हर को मञे हा बाको ग़लती थी आहे, उन जी सज़ा आहे। ये अलाह साईं जे तरफ़ों जी तव्हां क़ुरान शरीफ़ पढ़ियो आहे त क़ुरान शरीफ़ में साफ़ लिखियल आहे, ये निशानियूं आहिनि। ये निशानी आहे, ये बि मींहुं सुधरो, हाणे इंशाअल्लाह तव्हां सुधरदव त हर शइ सुधरी वेंदी। अब इस तरह के बयानात अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक पाशी करने के मुतरादिफ हैं। अब ये तो वाज़ेह है कि कराची तक खैबर बारिशों से होने वाली बारिशों ने, ये जो बारिशों से होने वाली तबाही है, उसने नाकाबिल यकीन जो है हद तक नुकसान पहुँचाया है, जो वाज़ेह तौर पर मौसमियाती तब्दीली और कमज़ोर हुक्मरानी का एक मजमूआ है। और इस वक्त शायद जो पॉलिटिकल एफर्ट हो रही है अभी तक, जो सियासी मैदान कारज़ार है, उससे हट कर मुल्क में सैलाब मुतासरीन की मदद की शायद असद ज़रूरत है। इस वक्त शायद इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। आफतज़दा करार दिया जाना चाहिए मुल्क भर में उन इलाकों को जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। एक इमरजेंसी होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी जो नहीं है। इस वक्त हमारे साथ सरबराह JDC फाउंडेशन और मारूफ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। उन्होंने क्या देखा है, वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके आए हैं, वो क्या देखते रहे हैं और उनकी इस वक्त जो तंजीम है वो क्या कर रही है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़फ़र अब्बास साहब, आप गुज़श्ता कई रोज़ से सखर में मौजूद थे। सिंध के जो सैलाबी इलाके हैं आपने उनका दौरा किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या देखा है, किस कदर तबाही मचाई है सैलाब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं इस वक्त चैलेंज से कह सकता हूँ जो सिंध की और जुनूबी पंजाब की तबाहकारियाँ हैं सैलाब की या बलूचिस्तान की, वो किसी मीडिया चैनल पे नहीं आ रही। मेरे ख्याल में अगर उस इलाके का कोई कैमरामैन या रिपोर्टर होगा तो उसका भी 100% उसका भी घर बह चुका होगा। यही वजह है शायद कि कहीं भी वो कवरेज है ही नहीं। हम गए उन मकामात पे, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं। कराची से आप ठट्टा से शुरू करें और जहां तक दिल चाहे चले जाएं। मैंने कल एक चैलेंज के लिए वीडियो बनाई है सैलाबी इलाके में खड़े होकर कि वो कच्चे मकान जिनको हम सिंध में अंदरूनी सिंध या हम जुनूबी पंजाब में कच्चे मकान कहते हैं, बलूचिस्तान में, के मतलब जिनमें 5-6 कमरे होते हैं लेकिन उनका नाम कच्चे मकान होता है। कोई एक मकान अगर बचा है तो बता दें। 15-20 लाख मकान सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं।
इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। टीवी पे क्या चल रहा है, फला सियासतदान केला खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो जूस पी रहा है, नहीं पी रहा है, ये मैटर इससे बहुत आगे की बात है। अब हम जा रहे हैं इंसानी अलमिया की तरफ। इतनी बड़ी तबाहकारी है, इतनी बड़ी तबाहकारी है, और बारिश नहीं रुक रही है, बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है। हम इस वक्त राशन दे रहे हैं, पका हुआ खाना दे रहे हैं, हम वहां टेंट दे रहे हैं, लेकिन हम कौन है, हम इतना सा इदारा है, यहां 25, 30, 50 लाख तो घर ही बह गए भाई, तो लोग कितने होंगे, इस पे बात ही कोई नहीं कर रहा है, बहुत लाइट मोड में लिया जा रहा है। अब बात यह है कि पानी तो उस वक्त उतरेगा ना जब बारिश रुकेगी, बारिश तो नहीं रुक रही, बारिश तो हुए जा रही है। जिन लोगों के घर बह गए सड़कों के किनारे पे या पहाड़ों पे चढ़ गए, पहाड़ को हम दूर से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं पहाड़ों पे मक्खियां आ गई हैं, नहीं नहीं, इंसान है। बात ये, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, पानी के अंदर सब कुछ है भाई, लेकिन अब मुझे इतना बता दें, उन लोगों को खाना कैसे पहुंचेगा, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हमारे इमदादी काम क्यों नहीं शुरू हो रहे, मुल्क को आफत ज़दा क्यों नहीं करार दिया जा रहा। इस वक्त तो मैं समझता हूं आर्मी को भरपूर तरीके से उतर जाना चाहिए। कराची, पाकिस्तान की रोडों, गलियों, सड़कों में लोग खेमे दें, प्लास्टिक वाले, जिनके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ, वो वाले खेमे चाहिए, क्योंकि लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए, चावल की जो प्लास्टिक वाली बोरी आती है चीनी की, उसको सिल सिल के सर के ऊपर डाल के बैठे हुए, बाप अलग बैठा है, बेटी अलग बैठी है, बेटा अलग बैठा है, छोटे बच्चे गोद के अलग है, जानवर खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए, ये सब सड़क के ऊपर का हाल है। मैं कल रात में 1 बजे निकला हूं सक्खर से कराची आने के लिए, अभी दिन में 3 बजे पहुंचा हूं, 15 घंटे में। हाईवे की सड़कों के पूरे पूरे पैच गायब हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर के। जहां ट्रैफिक रुका हुआ है तो वो 25 किलोमीटर तक रुका हुआ है, कुछ नहीं मालूम लोगों को कब चलेगा ट्रैफिक। उन रोडों पर भी दोनों साइड सिर्फ इंसान ही इंसान है, गाय, बैल, भैंसे, बकरे, इंसान खुले आसमानी से खड़े हुए, सर के ऊपर चटाइयां डाली हुए खड़े। मैंने सिर्फ सखर से कराची आते हुए हजारों ट्रक और डाटसन गाड़ियां देखी हैं, जिसमें लोग हिजरत करके आ रहे हैं कराची की तरफ। इनको भी तो खाना देना है ना, कहां ठहरा रहे हैं, कोई हुकूमती पॉलिसी कुछ तो बताएं। आफत इतनी बड़ी आ गई है कि जफर अब्बास साहब, जो कुछ आप बयान कर रहे हैं इंतहाई नागुफ्ता बे सूरत हाल है, नाकाबिले बयान है, और यकीनन सुनी नहीं जा सकती। जो कुछ और आपने देखा होगा, ये अनबिलीवेबल है कि लोग अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो मुहाजिर बनकर रह गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने पर मजबूर है। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके पास आज से कल के बाद आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी, भूख से कितने लोग मर रहे हैं। ओ भाई, उनके पास पका हुआ खाना कैसे जाएगा, आप मुझे बताओ। हमने तो वह किचन लगा दिए, लेकिन वो किचन तो हम लेके निकलते हैं 1000 देने में, रोड पे खत्म हो जाती है, जो रोडों पे लोग, फिर जो लोगों ने पनाएं ली हुई है स्कूलों में, बाकी जगहों पे। अच्छा, ये देखिए ना, ये आपका मुशाहिदा दुरुस्त है, ये मुशाहिदा दुरुस्त है कि इस वक्त कौमी सतह के ऊपर महज सियासत हो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब मुल्की सतह के ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए, इन इलाकों में लोगों को पहुंचना चाहिए, ना सिर्फ वफाकी कैबिनेट के लोगों ने बल्कि अपने अपने सूबे की कैबिनेट को वहां भेजा जाना चाहिए। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपस में एक दूसरे से दस्तो गरीबा दिखाई देते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप तो एक तंजीम है, जेडीसी क्या कर लेगी, या जेडीसी की भी ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस हैं, बाकी क्या कोई गैर सरकारी तंजीमें, एनजीओज वहां पर मौजूद नहीं है, मुखैर हजरात वहां पर मौजूद नहीं है? क्योंकि नेशनल लेवल पर हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की बातें सुनी कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। क्या मुखैर हजरात अपनी मदद आपके तहत नहीं पहुंच रहे वहां लोगों की मदद के लिए? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं सर, इलाके आफत ज़दा नहीं है, 80% पाकिस्तान डूब गया है। देखिए, आप तो मीडिया के लोग हैं ना, अभी तक आप लोगों को भी नहीं पता है सर, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, पूरा सिंध डूबा हुआ है। फाजिलपुर, राजनपुर, लैया जाके देखें तो पूरे पूरे शहर तौसा शरीफ मिट गया है वजूद, पानी ले गया सब कुछ। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं काम हो रहा, क्यों नहीं आफत ज़दा करार दे रहे, क्यों नहीं लाखों खेमे चाहिए, लाखों खेमे। ये मैं और आप अपने ऊपर रख के सोच लेते हैं, हम बारिश हो रही है उसमें जरा सा भीग जाए, हम कहां भागेंगे? अपने घर में। जो लोग घर आ रहे हैं उनका घर ही नहीं है, बारिश ले गई घर। जिनके प्यारे बह गए वो बह गए, जिनकी लाशें मिल भी रही हैं कहां दफनाएंगे? पानी खड़ा है 8 फीट। मैं बता रहा हूं इतनी आफत है। मैं लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूं, बिस्किट वो उनके पास पकाने के लिए कोई चीज नहीं है भाई। अगर 10-10 डब्बे बिस्किट और पानी की बोतलें दे देंगे जहां कहीं बैठे हुए, और सिर्फ प्लास्टिक दे दें सर पे डालने के लिए, यकीन करें जिंदा रह जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे हम 1 करोड़ लाशें? और क्यों नहीं इसके ऊपर सख्ती से कोई इंप्लीमेंट हो रहा, कोई ऐसा ऐलान हो रहा है? मैं तो 6-10 दिन से चीख रहा हूं। हमने बलूचिस्तान में सैकड़ों आपके सामने ट्रक भेज दिए, हम इतनी बड़ी ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन हम मुमकिन नहीं है। क्या पन्नू आकिल, क्या शहदादपुर, क्या शहदादकोट, क्या सिब्बी, क्या जैकबाबाद, क्या सखर, क्या खैरपुर, किधर का नाम लूं, सब डूब गया।
मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक कच्चा मकान। देखिए ना जफर अब्बास साहब, 2008 के ज़लज़ले के बाद हमने देखा कि कौमी यकजहती थी, लोगों ने ना सिर्फ राशन डोनेट किया, लोगों ने कंबल भेजे, वहां पर कैंप्स लगे, कच्चे मकानात वहां पर बने, लेकिन क्या वजह है कि अब तक कोई नेशनल या कोई कैंपेन की कमी है, लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही? क्योंकि हमारे लोग तो इस तरह जो है वो लोगों की मदद करने में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या वजह है कि वहां पर, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं आपसे कि कोई प्राइवेट तंजीम नहीं पहुंची। मीडिया बताएगा ना सर, मीडिया बताएगा कि हमारा मुल्क डूब गया, 80% हमारे पूरे सूबे डूब गए, हमारे लोग बेघर हो गए। अभी तो मैं यही तो कह रहा हूं, मीडिया को तो अपने लोगों को पहले कर लेने चाहिए। हमारा मुल्क इस वक्त आफत ज़दा है। मैं तो एक आम आदमी हूं ना, कल मैंने चैलेंज किया कि मुझे दिखा दो 16-17 लाख मकान बचे हैं क्या। भाई इतनी ज्यादा आफत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हजारों ट्रक सिर्फ कराची की तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको भी तो देना होगा खाना पीना। जिन बस्तियों में वो खेमे लगाएंगे, जिन आबादियों में वो उतरेंगे, वहां उनके लिए भी तो खाना पीने का अरेंजमेंट करना है। तो मैं तो जो सच है लोगों को दिखा रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, तैयार रहिए किसी अलमिया के लिए। मेरी कल मुलाकात हुई थी वहां सक्खर में वजीर आला सिंध साहब से और खुर्शीद शाह साहब से। उन्होंने कहा हमने लाखों टेंटों के ऑर्डर दे दिए, आफत इतनी बड़ी है कंट्रोल से बाहर है। जी 15 लाख इतनी बड़ी आफत। कल मैंने राब्ता किया था, कल मैंने राब्ता किया बहरिया टाउन के जो कंट्री हेड थे अदिल मलिक साहब के लिंक से शाहिद कुरैशी साहब से। उन्होंने भी मुझसे बोला राशन कितना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ टेंट चाहिए जिनके अंदर प्लास्टिक लगी हो, वाटर प्रूफ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ट्रकों के ट्रक भेजना शुरू कर रहे हैं। यहां हजारों ट्रक चाहिए, लोग मुसीबत में। आज मैंने कराची में जितने भी वो मिल रहे थे ना प्लास्टिक वाले, वो जो खेमे होते हैं आर्जी 3-3 हजार रुपए वाले, वो जितने थे मैंने सब खरीद लिए। उनसे क्या होगा 4-5 हजार से? यहां बात हो रही है लाखों की। और ऐसी तबाह, मैं कहता रहा हूं मीडिया में, मैंने तो खबर ही कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे किसी भी चैनल में नजर नहीं आ रही। आफत तो देखे जाके भाई, पक्के घर उनकी छतें गिर गई, कच्चे तो बचे ही नहीं है। लोग कह रहे राशन नहीं चाहिए, हम पैसे वाले लोग, लेकिन हमारी छत गिर गई है, प्लास्टिक ला दे, जो बाकी एक कमरा बचा है 2 कमरे उसमें तो लोगों को शिफ्ट कर ले। कहां से दे प्लास्टिक? मैं तो खुद भाग के निकला, मैंने कहा चलो वहां से निकलता हूं। 55,000 रुपए, 5,500 का एक बोरा राशन है। 3,000-4,000 बोरे में आपके 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए खत्म। अच्छा जफर अब्बास साहब, लास्टली क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, देखिए अभी तो लोगों के कच्चे मकानात बह गए हैं, खसो खाशाक की तरह लोगों का सामान बह गया है, लोगों के अहलो अयाल बह गए हैं। आने वाले दिनों में अगर यही कुछ जारी रहा तो क्या कुछ बहता हुआ देख रहे हैं सियासत समेत? सर मैं समझता हूं इस वक्त लोगों को ज़मीर को जिंदा करने की ज़रूरत है। एक आम पाकिस्तानी, एक आम कारोबारी शख्सियत पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी सियासतदान, देखें इलेक्शन की तारीखें आगे बढ़ गई, अब तो खुदा के वास्ते देख लें, जवाब सबको देना पड़ेगा, अल्लाह को, सबको, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा सियासतदान हो इलाके का, मेरा कोई बिजनेसमैन हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे मुल्क में लाखों लोग खुले आसमानों के नीचे मच्छरों और भूख की जद में थे, तुमने क्या किया? तुमने तवज्जो ही नहीं दी। ठीक, जफर अब्बास साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अरबाब इख्तियार की और सब दस्तक देने के लिए। जफर अब्बास साहब सरबराह JDC हमारे साथ मौजूद थे। लाखों लोग खुले आसमान तले पड़े हैं और रोज़े मैशर जवाब तो देना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफा, टैक्सेस की भरमार और ओवर बिलिंग सारिफीन का इम्तिहान लेने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी रद्दअमल के बाद बिजली के बिलों के हवाले से कल एक अहम ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों में ताजरों पर फिक्स टैक्स, 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन और 3 लाख ट्यूबवेल्स के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से खुसूसी ऐलान किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिन्हा करने की बात की गई, सारिफीन को रिलीफ मिला। उसके बाद लेस्को समेत मुल्क के दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके दफातर में लोगों का रश लग गया, कतार अंदर कतार लोग मौजूद थे, लेकिन अभी तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस को उससे नहीं निकाला जा रहा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज एक अहम डिसीजन सामने आया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बिलों से मिन्हा करने का फैसला किया है। और खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट की वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं
कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, आवाम का इम्तहान है और आवाम को मज़ीद इम्तहान में नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद से अभी तक लोगों का ये सवाल उठ रहा है कि जिन्होंने बिल अदा कर दिए उनके साथ क्या होगा। तो यकीनन जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी से बिजली जो मज़ीद महंगी हुई है, जो एडजस्ट नहीं करा सके, शायद वो अगले माह के बिलों के अंदर इसको एडजस्ट। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक आईनी दरख्वास्त दायर हुई और उस आईनी दरख्वास्त के अंदर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करने की दरख्वास्त की गई है कि लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे, क्योंकि जो हुकूमत है वो तो आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। और ये भी याद रहे कि ये वही हुकूमत है जो महंगाई मार्च किया करती थी, जो बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया करती थी और हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाया करती थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज, उनके दीगर ज़ोमा हों, वो क्या कहा करते थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई, कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में है, मगर मैं जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम लूंगा इंशाल्लाह। बिजली जाती थी वापस नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को यह हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको KPK के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये उस वक्त की बातें हैं जब आप ऑपोजिशन में थे, फिर आप हुकूमत में आते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि कपड़े भी बेचने पड़े तो आप कपड़े बेच देंगे लेकिन आटा सस्ता करेंगे, आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। आज बिजली की वजह से लोग बिलबिला उठे हैं। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज़ के रंग, गर्मी बादाए फरदा से पिघलते हुए लोग और अपनी ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज़ जीते हुए, रोज़ मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।